कि प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर रहे हैं इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो कि वेरिएबल चेंजिंग बेसिस पर है और बहुत आसान प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का क्या कहना है, ए से बी के बीच में, बेटा बातचीत नहीं करना बिल्कुल आज, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे को बतानी है, तो स्किप हो गया तो एक आध पॉइंट स्किप हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा आपको। तो देखो ए से लेके बी के बीच में फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स, जिसका आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन किया। अब एक बात समझने की कोशिश करो, ए से बी के बीच में फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो अल्टीमेटली एक एरिया ही तो निकल कर आएगा, और एरिया एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। एरिया 5/2, 3/9, 1/5, 5 स्क्वायर कुछ भी आ सकता है, लेकिन कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा जिसका वेरिएबल पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो वेरिएबल पर डिपेंडेंसी नहीं होगी, तो इसलिए वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है ए से बी एफ ऑफ टी डी टी। लिमिट को बिना चेंज किए, लिमिट ए से बी ही रहेगा, फंक्शन में वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि t को अगर x मान लिया जाए, x इक्वल्स टू टी, तो dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू का डिपेंडेंसी वेरिएबल पर होता ही नहीं है। जब वेरिएबल पर डिपेंडेंसी नहीं है तो x की जगह t रखेंगे और dx की जगह dt आएगा, लिमिट वही रहेगा। ये पहली प्रॉपर्टी है, सबसे आसान, सिंपल। समझ में आ गई ये बात? सेकंड प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करो कि इंटीग्रेशन आपको दिया है ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, लिमिट ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स। अगर कभी भी इस तरीके का इंटीग्रेशन लिखा जाता है तो ज़्यादातर केसेस में ये मान के चलना कि मैग्नीट्यूड वाइज ए का मैग्नीट्यूड कम होता है ज़्यादातर केसेस में, और बी क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर मान लो कि ए का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड बड़ा है और a छोटा है, a से b जा रहे हैं हम, अगर लिमिट को तुम स्वैप कर दोगे बेटा तो माइनस आ जाता है एरिया में। ऐसा क्यों होता है, इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो ये कर्व है आपका, और जिसमें ये मानो x इक्वल्स टू ए है और ये है बेटा x इक्वल्स टू बी। तो तुम सोचो किस एरिया की बात की जा रही है अभी तक। ये कर्व है, कोई भी जर्नल कर्व है आपका, जिसमें ये x इक्वल्स टू ए है और ये x इक्वल्स टू बी। जब आप x की डायरेक्शन में इस तरफ चलोगे a से b, तो एरिया पॉजिटिव आएगा। इसी में अगर आप पीछे की तरफ आओगे, अगर आप इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दोगे, तो एल्जेब्रिक एरिया देने की वजह से जब तुम पीछे आओगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो पूरा एरिया नेगेटिव हो जाता है। अगर ये एरिया कोई भी आया है, जैसे 5 स्क्वायर आया, मान लो 25 आया है, तो अगर इधर से इधर चलोगे तुम तो ये -25 हो जाएगा। तो लिमिट अगर चेंज करते हैं हम, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाते हैं, तो पूरे इंटीग्रेशन के बाहर एक माइनस आ जाता है। याद बना रहेगा, लिमिट्स की स्वैपिंग करने से एक माइनस साइन बाहर आ जाता है, बस इतनी सी बात समझनी है। अगर ए से बी जाओगे तो पॉजिटिव एरिया कंसिडरेशन होगा, बी से ए आ गए तो नेगेटिव आ जाएगा वही। तो ये दो प्रॉपर्टी लिखो पहले।
तीसरी प्रॉपर्टी देखो इसमें, तीसरी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है बेटा। जैसे मान लो तुम्हारे पास में ए से लेके बी के बीच में फंक्शन दिया है एफ एक्स डी एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन का नेचर है कि ये फंक्शन कुछ ना कुछ इंटरवल के बाद अपने नेचर को बार बार चेंज करता है। तो जितने भी पीस वाइज फंक्शन है वो अपने नेचर को चेंज करते हैं, चाहे मॉडुलस फंक्शन हो, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, चाहे लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो, चाहे सिग्नम फंक्शन हो। ये सारे फंक्शंस कैसे फंक्शंस हैं? जो सर्टेन डोमेन में सर्टेन एक्ट करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हर इंटीजर पर टूटता है और अपने नेचर को चेंज करता है। लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी हर इंटीजर पर टूटेगा, अपने नेचर को चेंज करेगा। मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए अपने नेचर को चेंज करता है। सिग्नम फंक्शन 0 से आगे और 0 से पीछे अपने नेचर को चेंज करता है। समझ रहे हो? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हर इंटीजर पे अपने नेचर को चेंज करता है। तो जो फंक्शन अपने नेचर को बार बार चेंज करेगा, तो उसमें अगर आप ए से लेके बी के बीच में जा रहे हो तो हर जहाँ जहाँ नेचर चेंज होगा वहाँ वहाँ फंक्शन को तोड़ा जाता है। तो जैसे कि बीच में तुम मान लो इस तरीके से ए से लेके C1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस C1 से लेके C2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस C2 से लेके B एफ एक्स डी एक्स। और इस प्रॉपर्टी को लगाने से पहले बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि C1 C2 या आगे जितने भी आते हैं वो सभी A से B के इंटरवल के बीच में ही रहने चाहिए। यानी कि आइडेंटिकल बेसिस पर बात करें तो A फिर C1 फिर C2 और फिर B। लिख लो इसको भाई, अभी ग्राफ से समझा देता हूँ। चेक करो, ये फंक्शन देखो A से लेके C1 के बीच में ये कर्वेचर था, C1 से C2 के बीच में ये स्ट्रेट लाइन बना और C2 से लेके B के बीच में ये स्ट्रेट रहा। देखो C1 से C2 के बीच में ये कर्व ऐसे है, C1 से पीछे कर्व का नेचर अलग है, एक कर्वेचर बन रहा है और C2 से B के बीच में ये स्ट्रेट रहा। तो अपने नेचर को चेंज किया, कैसे भी चेंज किया वो चेंज तो किया। तो मैंने A1 से C1 के लिए तोड़ दिया पहले इसको, C1 से C2 के लिए, C2 से B के लिए, यही ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट नेचर के लिए यूज़ होगा। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है तुम्हारे डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं? बात समझ में आ रही है आपको मेरी? ये सारी प्रॉपर्टीज़ तुम्हें एज इट इज़ याद होनी चाहिए सही तरीके से, और किसी भी प्रॉपर्टी में रत्ती भर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे किस क्वेश्चन में किस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे।
लिख लिया बेटा। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है इसमें इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx इक्वल्स टू, इनका ये कहना है कि किसी भी फंक्शन का, मतलब किसी भी फंक्शन का 0 से a के लिए जो इंटीग्रेशन से एरिया आता है वो बिल्कुल बराबर होता है 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स के एरिया के। इनका क्या कहना है कि 0 से a के बीच में कोई भी फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो जो भी एरिया आएगा वो बिल्कुल बराबर आएगा f ऑफ a माइनस एक्स का 0 से a के लिए ही इंटीग्रेशन कर दिया जाए। तो इसको थोड़ा सा ग्राफ से, अभी लिखो नहीं, सुन लो पहले मेरी बात, ग्राफ से समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टी वैलिड होती है। एक तो पर्टिकुलर एग्जांपल से समझ सकते हो, ग्राफ से कैसे करेंगे देखो ध्यान से। मान लो तुम्हारे पास में कोई कर्व है बेटा इस तरीके से, दिमाग दौड़ाना थोड़ा सा। मान लो ये कर्व है तुम्हारे पास में, ये जर्नल फंक्शन है तुम्हारा y बराबर f(x). तो फंक्शन के दौरान मैंने तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बताया था। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में तुम सोचो ये f(x) का फंक्शन है, तो f(x) के फंक्शन में अगर a माइनस एक्स की बात की जाए तो इस फंक्शन को तुम अगर वन डिस्टेंस पीछे ले जाते हो और x एक्सिस के अबाउट इसे घुमा दिया जाए तो a माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। x के आगे माइनस लगाने से ग्राफ y एक्सिस पर 90 डिग्री पूरा y एक्सिस से घूम जाता है ग्राफ। जैसे मान लो तुम्हारे पास में फंक्शन है y बराबर f(x) और इसका ग्राफ है बेटा, मान लो ये कर्व है, अभी दिमाग दौड़ाओ इधर, y बराबर f(x) का मान लो ये कर्व है और आपसे कहा जाए कि y बराबर f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ, तो पता है कैसे करोगे तुम? ये जो कर्व है ना तुम्हारा, इस लाइन के अबाउट इसको घुमा दो। x के आगे अगर माइनस लगाया जाता है तो y एक्सिस के अबाउट ग्राफ 180 डिग्री घूम जाता है। तो ये ग्राफ घूमने के बाद कुछ इस शेप का बनेगा। ये आ गया ग्राफ इसका। अब इसमें तुम a ऐड करोगे तो वन डिस्टेंस पीछे आ जाएगा ये, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ होता है, तो वही चीज़ यहाँ की जाएगी। तुम सोचो अगर इसके डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात की जाए तो अगर तुम इसको a बोल रहे हो तो ये 0 है और ये a है, तो किस एरिया की बात की जा रही है? इस एरिया की बात की जा रही है, यही तो आया एरिया। उसके बाद तुमसे कहा जा रहा है इसका ग्राफ 0 से a के बीच में इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो वन डिस्टेंस तो इसे पीछे, a डिस्टेंस तो पीछे ले जाओ इसे। तो देखो a डिस्टेंस पीछे ले जाने का मतलब क्या है, ये हो जाएगा x बराबर माइनस a, और ग्राफ तुम्हें बनाना है यहाँ से ये वन डिस्टेंस पीछे आ गया। ये पता है किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है x प्लस a का, और बनाना किसका है? x में माइनस चाहिए। ये x प्लस a का ग्राफ है तो a डिस्टेंस पीछे आ जाएगा, वन डिस्टेंस पीछे कर दिया इस ग्राफ को। अब इसको क्या करो, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर देंगे, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दो, तो फाइनल ग्राफ जो तुम्हारा जो फोटो बनेगा ऐसा बनेगा। तो ये पता है किसका ग्राफ बना? और तुम खुद चेक करो इस बात को कि 0 से a के बीच में अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल के डेफिनेट तुम एरिया निकालोगे तो ये क्या सेम नहीं दिख रहा तुम्हें? ये एरिया और ये एरिया सेम दिख रहे हैं, ये इस वजह से हो रहा है ये काम। समझ में आ गई बात? लिख लो इसे। ये फंक्शन जो बना है तुम्हारा, वो ये ग्राफ तुम्हारा घूम जाएगा इसके अबाउट, इस तरीके से बना, और ये आएगा a माइनस एक्स का कर्व। तो a माइनस एक्स का जो फंक्शन है उसको भी 0 से a के बीच में इंटीग्रेशन करने पर वही एरिया आता है जो 0 से a के बीच में फंक्शन का आता है।
अब रटनी नहीं पड़ेगी ये प्रॉपर्टी, अगर तुम्हारे दिमाग में ये फ़ोटो क्लिक रहा तो। याद बना रहेगा बेटा। और लोअर लिमिट का विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर लोअर लिमिट कोई अदर देन 0 नहीं हो सकती, 0 से a ही होना चाहिए। इन सब बातों का विशेष याद रखना। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। ठीक है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लो जिससे कि तुम्हें आइडिया लग जाए कैसे आते हैं क्वेश्चन। देखो बेटा, क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 स्क्वायर रूट साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स dx। इसको सॉल्व करो।
देखो बेटा बात समझो इसको। सबसे पहले तो इस बात को समझो कि ये इंटीग्रेशन जो भी है उसकी वैल्यू को तुम आई अज्यूम कर लो, ठीक है, और इसमें इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करो। तुम सोचो ये फंक्शन है तुम्हारा एफ एक्स, अगर इसमें 0 प्लस पाई बाई टू, देखो 0 प्लस ए कितना होगा ए, और माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स ही तो ये, ठीक है, तो ए माइनस एक्स इसका निकालोगे तो ये भी आई ही आना चाहिए इसके हिसाब से। देखो लिमिट हम चेंज नहीं कर रहे, मतलब 0 से पाई बाई टू ही रख रहे हैं इसको। उसके बाद में जब आप साइन में पाई बाई टू माइनस एक्स लिखते हो तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, तो साइन तो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, तो अल्टीमेटली ये आएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स डी एक्स। और इस चीज़ को भी आई ही बोला जा सकता है क्योंकि ये प्रॉपर्टी वर्केबल है। ए माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा दी क्योंकि पाई बाई टू माइनस एक्स करना है हर एंगल में। अब आई प्लस आई जब ऐड करोगे तो एलसीएम देखो, चेक करो, एलसीएम दोनों का सेम आ गया। और ऊपर चेक करो साइन स्क्वायर रूट और ये कॉस स्क्वायर रूट, ये आपस में कट ही जाएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ से समझ में आ रहा है 2i इक्वस टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट और प्लस स्क्वायर रूट और dx, और ये लफड़ा इससे ख़त्म, ये ख़त्म हो गया। dx बचा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, केवल x, तो ये आएगा 2i, चेक करो, और लिमिट लगाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो ज़ीरो ही हो जाएगी। तो 2 आयोटा इक्वस टू आया कितना बेटा, पाई बाई टू, तो i इक्वस टू कितना आ गया। और यही तुम्हारे इस इंटीग्रेशन का आंसर है क्योंकि यही तो पूछा गया था जिसको तुमने माना क्या था i, और i की वैल्यू क्या निकाली है तुमने, यही फाइनल आंसर है, चेक कर लो। तो ये प्रॉपर्टी से कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन, बिना प्रॉपर्टी लगाई ये क्वेश्चन होना ही नहीं है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी सिखाई इसीलिए जाती है। और ध्यान से समझ लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है, मोस्टली यूज़ होने वाली, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है ये। बात समझ में आ गई है। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखो बेटा, बेटा देखो इसमें इस बात को समझो, 0 से पाई बाई टू के बीच में ये फंक्शन दिया है, इसमें केवल ये प्रॉपर्टी लगाओ कि फंक्शन a माइनस एक्स लिख लो। a माइनस एक्स का मतलब क्या है, जहाँ इसमें इस फंक्शन को अगर f(x) बोला है तो तुम्हें पाई बाई टू माइनस एक्स का फंक्शन बनाना है। तो तुम सोचो यहाँ पाई बाई टू माइनस एक्स लिखोगे x की जगह, ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू में आंसर तो आई ही आएगा इसका। फिर दोनों को ऐड कर दिया, एलसीएम सेम आ गया, कट पिट गया पूरा। अगला क्वेश्चन देखो इसी पर, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 x 1 माइनस एक्स की पावर 99 dx।
इसको सॉल्व करो बेटा, प्रॉपर्टी लगा के ही करना, ठीक है, बिना प्रॉपर्टी के नहीं होगा। 1 माइनस एक्स की पावर 99 dx। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है इसमें तो फंक्शन को अलग लिख के a माइनस एक्स फंक्शन अलग से निकाला करो, फिर रिप्लेस कराओ। अगर कन्फ्यूज़न होता है तो, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखते हैं। देखो बेटा खेल समझो इसका। सबसे पहले तो इस बात को समझो कि ये जो भी दिया हुआ है तुम्हें, इसको क्या अज्यूम कर लो आप, आई अज्यूम कर लो, और दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा कि ये जो दिया है तुम्हें उसको तुम फंक्शन एफ एक्स बोल सकते हो। तो 1 माइनस एक्स करना है आपको एक्स की जगह, तो फंक्शन एक्स जो दिया हुआ है आपको, ये एफ एक्स दिया है, आपको निकालना है 1 माइनस एक्स। तो चेक करो एक्स की जगह पर क्या रिप्लेस कराना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ 1 माइनस एक्स रिप्लेस कराओ बस। तो ये तो 1 माइनस एक्स ही रहेगा, और चेक करो ये माइनस अंदर पेनिट्रेट करेगा तो 1 माइनस प्लस 1 खत्म, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अल्टीमेटली ये x की पावर 99 बनेगा। यही तो आया तुम्हारा फंक्शन, और यही तुम्हारे किसको इंडिकेट करेगा, i को इंडिकेट करेगा, लेकिन लिमिट चेंज नहीं करेंगे 0 से 1, और फंक्शन 1 माइनस एक्स को रिप्लेस कराओ। ये फंक्शन आया तुम्हारे पास में, कारण समझो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बहुत आसान है। आसान समझ रहे हो क्यों है, क्योंकि 1 माइनस एक्स पर पावर 99 धुआं निकालने वाली बात होती है, और x पर पावर 99 कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन दिया था ऐसा। तो इसको अंदर जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली ही सॉल्व हो गया। ये तुम सोचो x की पावर 99 हो गया, तो x की पावर 99 dx माइनस 0 से बर 1 और x की पावर 100 हो जाएगा dx। और इनको तो एल्जेब्रिक बेसिस पर डायरेक्टली किया जा सकता है। तो i चेक करना बेटा, 100 x की पावर 100 अपॉन 100 माइनस x की पावर 101 अपॉन
101, जिसमें इंडिविजुअल बेसिस पर लिमिट लगाना चाहो तो इंडिविजुअल बेसिस पर लगा दो, और एक बार में लगाना चाहो तो एक बार में भी लगा सकते हो, आंसर वही आएगा। तो अगर एक बार में लिमिट तुम लगाते हो तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो 0 ही हो जाएगी। अपर लिमिट में जब 1 रखोगे तो 1 की पावर 100 1 ही रहेगा डिवाइडेड बाई 100, और 1 की पावर 101 1 ही रहेगा और डिवाइडेड बाई 101। एलसीएम वगैरह ले लेंगे या फिर यहीं छोड़ दो और यही आंसर आएगा 1/100 माइनस, चेक करना, ठीक है, और दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी मिलते हैं तुम्हें, और प्रॉपर्टी से ही आसान हो जाते हैं। प्रॉपर्टी नहीं लगाओ तो इसमें दिक्कत आएगी फिर, ठीक है ना। तो ये बताओ फोर्थ प्रॉपर्टी के पीछे कैसे आई वो प्रॉपर्टी और किस तरीके से अप्लाई हो रही है, ये समझ में आ गई तुम्हें मेरी बात है? पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, कर दिया था? अच्छा 1 से घटा दिया था, नहीं फंक्शन निकालना है ना। और किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न तो पूछ लो बेटा। ठीक है, आगे बढ़ें। लिखो फिफ्थ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 5 का क्या कहना है बेटा कि 0 से a के बीच में अगर फंक्शन है उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करके एरिया निकाला, तो इनका ये कहना है कि अगर आप 0 से a/2 जाते हो और इसी फंक्शन को लेके चलते हो, कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करते हो, और फिर आप a/2 से लेके a चाहते हो और फंक्शन के नेचर को चेंज करते हो फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स से, तो उनका कहना है ये सेम आता है। ये एरिया और ये एरिया दोनों ऐड होके सेम आते हैं। ऐसा क्यों होता है वो कारण समझ लो। फंक्शन यहाँ पर चेक करो, मान लो ये है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, ये फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, इस तरीके से मानो कि ये तो तुम्हारा हो गया a और ये 0, तो एरिया, पूरा एरिया की बात करें तो ये पूरा ही एरिया आएगा 0 से a के बीच में। ये पूरा एरिया इस तरफ लिखा हुआ है। अब उधर चेक करो, a/2 की अगर बात की जाए तो देखो मिड पॉइंट कहीं यहाँ मान लेते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 से a/2 में तो तुम इसी फंक्शन को लेके चले हो, तो 0 से a/2 के बीच में जो यही फंक्शन चला है वो तो ये एरिया कंसीडरेशन अब आ ही गया। देखो टोटल कैपिटल A मान लो इसको, और इतने हिस्से के एरिया को, इस तरफ वाले को, ये वाला, इसको थोड़ी देर के लिए A1 बोल देते हैं बेटा, ठीक है। तो तुम चेक करो, ये तो A1 लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 0 से a/2 के बीच में घुमा फिरा कर इस फंक्शन का फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स में वही एरिया, ये वाला जो बचा हुआ एरिया है वो मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो इसी फंक्शन का ग्राफ a माइनस एक्स के लिए जो अभी बनाया था वही बनाओ।
यही तो बनाया था। अब उसको चेक करो a/2 के लिए, अगर ये a है तो ये a/2 के लिए, तो मैं कर्व यही तो बच गया था तुम्हारा। अब 0 से a/2 फिर चल के देखना, दिख गया। और यही तुम्हारा क्या मेंटेन करेगा, a2। और यहाँ पर बस ये जो a2 था वो घूम फिर के आ गया है a-x के लिए। देखो चेक करो, ये टोटल एरिया था 0 से a के बीच में जो इस तरफ लिखा था, इतना एरिया तो तुमने ये लिख लिया। फिर ये बचा, तुम a/2 से a चलते, फंक्शन को लेके चलते तो आ ही जाता इंटरमीडिएट लिमिट के बेसिस पे। लेकिन फंक्शन को तुमने चेंज किया, नेचर चेंज करके a-x नेचर कर लिया। a-x नेचर करने के बाद फंक्शन ऐसा हो गया, फिर दोबारा से 0 से a में ही इंटीग्रेट कर दिया। तो जो बचा हुआ स्ट्रिप बचा था ना एरिया का, यही स्ट्रिप तो बचा था जो नहीं आया था अभी, वो आ गया। तो ये दिख गया तुम्हें a2। तो a1 प्लस a2 बराबर a, एरिया सेम होगा। देख लो, याद बनी रहेगी ये प्रॉपर्टी। अब यहाँ 0 कर लेना, यहाँ 0 होगा ना, 0 से a/2, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी 5 हो गई है ना। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, 5। लिख लिया बेटा, हो गया, ठीक। अगला प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी 6। जीरो से a/2, यही तो स्ट्रिप बची है, चेक करो। हाँ तो 0 से a/2 तो बोल रहा हूँ। प्रॉपर्टी 6 देखो बेटा, देखो 6th प्रॉपर्टी में क्या है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, एक एक करके समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें। अगली प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं ये कि a से लेके b के बीच में अगर फंक्शन को तुम इंटीग्रेट करते हो और एरिया निकालते हो तो ये बिल्कुल बराबर आता है, a से लेके b ही रहने दो और फंक्शन a प्लस बी माइनस एक्स कर लो, ठीक है। उसका कारण समझ लो, कारण ये है ये a मान लो, ये b मान लो, ये फंक्शन है तुम्हारा a से b के बीच में, एरिया जब फाइंड आउट करोगे तो ये एरिया आएगा।
और सारे ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में तुम सोचो ए प्लस बी माइनस एक्स है, तो इसको ए डिस्टेंस पीछे सरकाना है, फिर बी डिस्टेंस पीछे सरकाना है। तो जब तुम इसको खिसकाओगे पीछे की तरफ, ठीक है, इस तरीके से ये डिस्टेंस पीछे आ गया। ए डिस्टेंस, इसको इस पॉइंट को अगर मान के चल रहे हो, ए डिस्टेंस ये हो गई, बी डिस्टेंस ये हो गई, ठीक है। तो ये तुम्हारा माइनस ए से माइनस बी के बीच में ऐसा मान लो कि ये आ गया। अब इसको घुमाना है, क्योंकि एक्स के आगे क्या लगा हुआ है बेटा, यहाँ पर माइनस लगाए, तो इसी ग्राफ को तुम्हें घुमाना है किसके करस्पॉन्डिंग, इसको मिरर मान के इसको घुमा दो, एक तरीके से मिरर बनाना है। तो इसका मिरर जब बनाओगे और क्या ये एरिया बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। और ये फंक्शन पता है किसका बना है, ए प्लस बी माइनस एक्स, इसलिए ऐसा होता है। बस केवल क्या किया है, ए प्लस बी के बीच में ही रहे, बस कर्व को ऊपर से घुमा दिया है, बस ऐसा हो गया है। तो एरिया बाउंडेड रीजन तो सेम ही आएगा बेटा। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस पर भी स्टार मार्क लगा लेना, अलग अलग तरीके से यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है। याद बनी रहेगी ये प्रॉपर्टी, ए प्लस बी माइनस एक्स फंक्शन का एरिया सेम आता है। तो प्रॉपर्टी 6 हो गई है। आगे बढ़े मेरे भाई। अगला देखो, सेवेंथ प्रॉपर्टी तुम्हारे इवन और ऑड फंक्शन से रिलेटेड है बेटा, जिसमें सिमेट्रिक डोमेन में देखो, इवन और ऑड फंक्शन का केवल इंपॉर्टेंस तब तक होता है जब तक वो सिमेट्रिक होते हैं। तुमने देखा होगा जब भी मैंने इवन ऑड की बात की है, कोई फंक्शन इवन ऑड अगर तुम बोल रहे हो, जैसे मान लो तुम एक बात सोचो, y बराबर एक्स की पावर क्यूब को तुम ऑड फंक्शन बोलते हो, लेकिन अगर मैं डोमेन को इस तरीके से बना दूं तो क्या अब ये ऑड बन पाएगा ये फंक्शन? देखो बेटा एक बात समझो, y बराबर एक्स की पावर क्यूब एक ऑड फंक्शन है, और -2 से 3 के बीच में अगर बात की जाए तो -2 से 3 के बीच में तुम इसको ऑड बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते बेटा। क्यों नहीं बोल सकते? कारण समझ लो, क्योंकि ये फंक्शन तुम्हारा जो बनेगा वो केवल इतना ही बन पाएगा। कारण समझो इसमें, क्योंकि x को तो आप कहाँ तक लेके जा पा रहे हो? 3 तक। तो 3 के करस्पॉन्डिंग तुम्हारी जो भी हाइट आएगी इसमें कितनी आएगी? 27। जबकि -2 के करस्पॉन्डिंग जो हाइट मिलेगी तुम्हें, तो तुम सोचो इवन ऑड फंक्शन का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है अगर सिमेट्रिक डोमेन की बात ना की जाए। ये मैंने फंक्शन चैप्टर में बहुत तमीज में बताई थी सारी चीज़ें। -2 से 2 के बीच में अगर बात होगी तो इसका इंपॉर्टेंस है, वरना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसी वजह से इंटीग्रेशन की जो भी प्रॉपर्टी वर्केबल होती है वो -a से a के बीच में ही काम करती है। अगर इवन ऑड से रिलेटेड बात हो रही है
तो माइनस ए से ए के बीच में बात होगी। तो ज़्यादातर केसेस में तुम ये मान के चलना कि इवन ऑड फंक्शन से रिलेटेड अगर बातचीत करी जा रही है तो सिमेट्रिक होनी चाहिए लिमिट, जितना नेगेटिव में उतना ही पॉजिटिव में। 0 से ए के केसेस के लिए इस तरीके की चीज़ें काम नहीं करेंगे, वो एक्सट्रीम केसेस होते हैं जहाँ करेगी काम, क्योंकि इवन ऑड का कॉन्सेप्ट ही लागू नहीं होगा। अब उसके बाद दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा कि अगर फंक्शन है तुम्हारे पास में dx, तो तुम सोचो माइनस ए से ये कभी भी दिखा करे तुम्हें, तो कोशिश किया करो कि इसके बारे में पता चल पाए कि ये इवन है या ऑड है। क्योंकि अगर ये ऑड फंक्शन हुआ तो जितना एरिया नेगेटिव में आएगा उतना ही एरिया पॉजिटिव में आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास में बेटा फंक्शन है y बराबर cos x, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ कि x की जो वैल्यू है 0 से पाई के बीच में मान लो, तो तुम एक बात सोचो, जब cos का तुम ग्राफ बनाओगे तो cos का ग्राफ इस तरीके से बनेगा 0 से पाई में। तो ये तो हो गया 0, ये हो गया π/2 और ये हो गया पाई। तो 0 से π/2 के बीच में, 0 से पाई के बीच में अगर बात की जाए तो 0 से π/2 में जितना एरिया पॉजिटिव में आया होगा उतना ही एरिया इसमें नेगेटिव में आ गया होगा। और क्योंकि इस फंक्शन का नेचर कैसा है बेटा, इवन है, और ग्राफ से देखने पे तुम्हें समझ में आ रहा है कि 0 से π/2 के बीच में, π/2 से आगे जितना ग्राफ नेगेटिव में उतना ही ग्राफ पॉजिटिव में है, तो अल्टीमेटली एरिया कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से इवन और ऑड के लिए माइनस ए से ए के बीच में, देखो यहाँ पर लिमिट माइनस ए से ए नहीं है, यहाँ लिमिट क्या है 0 से पाई। तो 0 से पाई के बीच में केसेस अलग बन रहा है, लेकिन अगर माइनस ए से ए के बीच की बात की जाए वो तो डिफरेंट फंक्शन के लिए अलग अलग बात होगी। साइन का अगर कर्व होगा तो ये देखो इस तरीके से होगा। तो इसमें क्या है, माइनस π/2 से लेके π/2 अगर बात करें तो जितना एरिया तुम्हें नीचे नेगेटिव में नज़र आ रहा है उतना ही एरिया ऊपर पॉजिटिव में नज़र आएगा, 0 हो जाएगा ये। तो होता क्या है कि फंक्शन का नेचर, ये आंसर 0 आता है जब फंक्शन का नेचर कैसा होता है बेटा, जब फंक्शन ऑड नेचर का होता है, यानी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री मेंटेन करता है, क्योंकि साइन जो फंक्शन है वो ऑड है। और इवन के लिए करते क्या है, उनका ये कहना है कि तुम इंटीग्रेशन कर दो 0 से a के बीच में और उसका दुगना कर देना फिर, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मेंटेन करता है। और ये काम कब किया जाएगा, जब फंक्शन कैसा होगा, और इवन और ऑड फंक्शन पता करने की क्या प्रोसेस होता है, फंक्शन के अंदर माइनस रखने पर अगर फंक्शन माइनस को खा जाता है तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं बेटा, और फंक्शन के अंदर माइनस रखने पर फंक्शन अगर माइनस बाहर फेंक दे, इसको क्या कहते हैं। और डोमेन के लिए बात होनी चाहिए, चेक कर लो इसे, देख लो एक बार, बताओ समझ में। अभी क्वेश्चंस भी करा देता हूँ, टेंशन नहीं लो। तो 0 से a के बीच में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन से एरिया आएगा उसका दुगना कर दिया जाए, वही आंसर मिलेगा वहाँ पे। कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लो अभी। कोई कन्फ्यूज़न किस में? हाँ 0 आया है। तुम उससे उसको जज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो एग्जाम्पल मैंने जो सेट कर लिया था वो तो मेरे दिमाग में 0 लाने का मोटिव था, मेरा 0 लाना मोटिव था, लेकिन फंक्शन इवन फंस गया वो। तो इवन और ऑड से भी ज़्यादा तुम्हें फंक्शन का आइडिया तो होना चाहिए। तुम सोचो लिमिट तो मैंने 0 से पाई सेट कर रखी है, तो 0 से पाई के बीच में तो ये भी 0 ही देगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें उसके लिए एग्जाम्पल ये सही है।
क्यों? क्योंकि माइनस से प्लस जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, ये बात ठीक है। और अगर कॉस के लिए तुम्हें बात करनी है तो तुम इसकी भी सिमेट्रिक डोमेन के लिए बात करो, जहाँ एक्स बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 में तुम्हारी कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होगी? ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी E1 के लिए, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मेंटेन करता है कौन सा ग्राफ? कॉस का ग्राफ। -π/2 वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मेंटेन करेगा। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गई ये बात? कोई कंफ्यूजन किसी तरीके का? बस इतना समझो कि फंक्शन अगर इवन है तो -a से a जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम 0 से a चले जाओ और एरिया सॉल्व कर लो, उसका दुगना कर देना। और अगर वो फंक्शन ऑड है तो तुम ये मान के चलो इसका डायरेक्ट आंसर 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ उतना ही हिस्सा नेगेटिव में होगा, उतना ही पॉजिटिव में। और जो अभी बताया था ना ये वाले ग्राफ के हिसाब से, तो इसकी वजह से जितना हिस्सा नेगेटिव में उतना ही पॉजिटिव में, इस वजह से 0 हो जाता है ये डायरेक्टली। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तुम्हें पता है जो सर्कल होता है उसका एरिया कितना होता है अगर रेडियस r हो तो? πr²। नहीं होता है। एक्चुअल में जितने भी तुम फॉर्मूले पढ़ते हो जिसमें कर्वेचर है, जैसे मान लो मैं तुमसे कहता हूँ तो तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करके इसका एरिया निकालोगे। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करके एरिया निकालोगे। जब आप बिल्कुल इसकी डेप्थ में जाओगे ना, तो डेप्थ में जाके तुम्हें ये समझ में आएगा कि ये कंटिन्यूस कर्व है। देखो कोई रेक्टेंगुलर अगर कोई बॉक्स है, मान लो ये है इस तरीके से, तो इसका एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती है। हमको पता है कहीं भी कर्व कट रहा या मुड़ रहा नहीं है, लेकिन ये कर्व ऐसे होते हैं जो मतलब कंटिन्यूस कर्व में अजीब से होते हैं ये। तो जो भी इंटीग्रेशन से हम यूज़ करके एरिया निकालते हैं ये सब अप्रॉक्सीमेशन होता है। मतलब अगर तुमसे कोई कहे, तुम सोचो अगर तुमसे कोई कहता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो तुम क्या बोल देते हो? 22/7। तुम्हें ये पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की। एग्जैक्ट वैल्यू तो पाई की पता ही नहीं कर सकते क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, इसके बारे में बताया ही नहीं जा सकता। पाई हो एग्जैक्ट पाई तो कभी कोई बता ही नहीं सका। इसी तरीके से जितने भी तुम एरिया वगैरह के फॉर्मूले निकालते हो, जैसे कि इलिप्स का एरिया πa भी हम पढ़ते हैं, πr² पढ़ते हैं सर्किल का एरिया, ये सब अप्रॉक्सीमेशन वाली बातें हैं। क्योंकि ये सारे एरिया पता है किससे आते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से आते हैं। और तुम्हें एक चीज़ और बताऊं, ये मैंने पढ़ा था अभी 2-3 दिन पहले ही, कि ये जो इंटीग्रेशन का साइन इस तरीके का पता है क्यों होता है? इसको सम बोलते हैं। एक्चुअल में सम का मतलब क्या है? एडिशन, है ना। जैसे सिग्मा यूज़ करते हो ना तुम,
सिग्मा किस लिए यूज़ होता था? एडिशन करने के लिए यूज़ होता है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो एक कंटिन्यूस कर्व को ऐड करने के लिए उन्होंने इस तरीके का एक साइन बना दिया। तो तुम एक अगर इसके शेप को थोड़ा ध्यान से देखो तो ये एस नज़र आएगा तुम्हें, लेकिन ये इलोंगेटेड एस है। कैसा है ये? इलोंगेटेड एस है। इलोंगेटेड मतलब क्या है कि अप्रॉक्सीमेशन में बात की जा रही है, एग्जैक्ट बात नहीं की जा रही है। जबकि जर्नल टर्म से तुम टी एन का जो फॉर्मूला निकालते हो, जैसे एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, एन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का कंप्लीट स्क्वायर, वो सब एग्जैक्ट वैल्यू होती हैं। जबकि ये जो भी तुम सॉल्व करते हो इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व किए गए जितने भी एरिया हैं वो अप्रॉक्सीमेट होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते हैं। तो कभी अगर तुमसे कोई पूछता है कि सर्किल का एरिया क्या होगा आर रेडियस के सर्किल का, तो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है वो, लेकिन अप्रॉक्सीमेट, इतना अप्रॉक्सीमेट है कि लगभग उतना ही होता है। तो इसलिए इलोंगेटेड एस का क्या मतलब है, यही होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, बस जर्नल एक मेरे को पता चला अब 1-2 दिन पहले तो बता दिया, क्योंकि इतना डेप्थ में मैं जाता ही नहीं हूँ किसी टॉपिक के, ज़रूरत भी नहीं है घुसने के अंदर। ये क्वेश्चन कर लोगे ना तुम लोग, अब हो जाएंगे ना ये क्वेश्चन, बता दो। अबे घनसु, ये एक्स स्क्वायर है 1/2। अब देखो ये -1 से 3 है ना, तो -1 से 3 ये फंक्शन कैसा, इवन है या ऑड? क्या किसकी जगह 5? हाँ, तुम उसकी डिटेल में मत जाओ, मेरे को मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो फंक्शन लिखा है वो इवन है या ऑड, बस इतना बताओ। ऑड है? तुमने फंक्शन पढ़ा है? हैं? फंक्शन में मैंने इवन ऑड जो पढ़ाया है उसमें कैसे बताया था मैंने? फंक्शन नहीं पढ़ा ना, तो तुम काउंटर क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? आप समझो ना मेरी बात को। इवन ऑड पता करने का तरीका समझ लो कि फंक्शन अगर दिया है तो मैं एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपन 2। अगर चेक करना है इवन ऑड के बारे में तो एक्स की जगह पे -x रखते हैं। क्या रखते हैं? हाँ, तो रखो -x। और सॉल्व करना तो ये क्या आएगा, और इस चीज़ को दोबारा से तुम एफ एक्स नहीं बोल सकते क्या? तो तुम चेक करो बेटा, एफ ऑफ -x बराबर कितना आ गया, एफ एक्स आ गया ना, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इवन हो गया। और अगर ये इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 3, ये तो उड़ ही जाएगा इससे, और dx तो x की पावर क्यूब अपॉन 3, तो 27 अपॉन कितना आ जाएगा, इसको तो कर लोगे, अब 0 आएगा इसका, तो समझ में आ गया ना 0 क्यों आएगा। हाँ, ऑड फंक्शन है ये, साइन का ग्राफ होता है 0 π/2 पाई 3 π/2 -π/2 पाई -3 π/2। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अगली प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी 8 समझो बेटा, 0 से a
0 से 2a अगर फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स लिखा है, ठीक है, तो इसको तरीका होता है कि 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 2 बाहर आ जाएगा खिंच के, और 0 से a एफ एक्स डी एक्स होगा। लेकिन ये काम तब होगा जब फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स के बराबर होगा, ठीक है। और यही इंटीग्रेशन 0 आता है जिस केस में फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आता है। लिख लो ये प्रॉपर्टी। तो ये 2 जो लिखा हुआ है वो उचक के आगे आ जाता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी 9। प्रॉपर्टी 9 तुम्हारी पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड है बेटा। 0 से लेके एन टी एफ एक्स डी एक्स। तो वो लोग करते क्या है, 0 से लेके एन टी का मतलब है टी आपका पीरियड है, तो बेटा फंक्शन रिपीट होता चला जा रहा है। तो वो क्या करते हैं कि 0 से टी के बीच में जो एरिया निकाल रहे हो उसमें एन से मल्टीप्लाई कर दो। तुम सोचो, मैं अगर तुमसे कहता हूँ कि 5 को 3 टाइम्स ऐड करना है, तो तुम 5 + 5 + 5 करोगे। और एक बंदा आया, उसने कहा कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बात वही होती है यहाँ पर, n आगे आ जाता है और 0 से लेके t के बीच में एफ एक्स और लेकिन ये ध्यान रखना एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन हैविंग पीरियड t। और अगर एफ एक्स का पीरियड t है तो इसका मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें कि x + t = कितना हो जाएगा। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। और सारी बातचीत जो की जा रही है वो डोमेन के अंतर्गत की जा रही है, डोमेन के बाहर कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। 9th प्रॉपर्टी, ठीक है। लिखो अगली प्रॉपर्टी 10th। ये लिख लो, प्रॉपर्टी वही है, थोड़ा सा अंतर है बस। a से लेके a + t वेरी कर रहे हो तो a तक जाने की भी क्या ज़रूरत है, 0 से t ही चले जाओ अगर t पीरियोडिक फंक्शन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म, केवल और केवल अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इस वीक चलेगा, ठीक है।